हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल कुमार और आज हम लोग बिहार पुलिस टेस्ट नंबर 19 का शॉर्ट सॉल्यूशन करने वाले हैं। बता दें कि बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 18 तक का शॉर्ट सॉल्यूशन हो चुका है। आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में उसका वीडियो मिल जाएगा, तो जा करके उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी शिफ्ट हो चुके हैं वो आने वाले एग्ज़ाम में सभी शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो उसको मिस मत कीजिएगा, आप लोग ज़रूर जा करके एक बार देख लीजिएगा। और उसका PDF आपको अभी स्क्रीन पे एक नंबर दिखेगा, उस पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपको उसका PDF ज़रूर मिल जाएगा। और बता दें कि अभी इसका जो PDF है वो संस्थान के द्वारा पेड है, इसके कारण आपको पब्लिकली शेयर नहीं किया जा रहा है। इस माध्यम से आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और बता दें कि कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि मैथ का सेशन भी लाइए, तो अभी हम पटना से बाहर हैं, तो अभी मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है। जैसे ही पटना पहुंचेंगे आपको जितना भी टेस्ट का मैथ का बचा हुआ है उसका एक सेशन में हम लोग क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो इसके लिए आप लोग चिंता नहीं करें, बस कुछ दिन में 2-3 दिन में हम पहुंचने वाले हैं पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, कबीर वानी की डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और बता दें कि बोली के ठेठ शब्दों, मतलब इसके जो बोली थे, वानी थे, इसके ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वानी का डिक्टेटर कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किस एक्ट ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस एक्ट के तहत जो है भारत के नागरिकों को प्रशासनिक सेवा का अधिकार मिला था, हिस्सा लेना संभव हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है भारत के नागरिकों को जो है प्रशासनिक सेवा का अधिकार मिला था, हिस्सा लेना संभव हुआ था उस 1833 के चार्टर एक्ट में। आइए कुछ एक्स्ट्रा जो विशेषताएं हैं 1833 के उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर देना एक हो गया, और जैसे हो गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। उसके बाद फिर मुंबई तथा मद्रास के परिषदों की विधि निर्माण शक्तियाँ को वापस ले ली गई थी, और भारत में दास प्रथा के विरुद्ध घोषित कर दिया गया था कि 1843 का उन्मूलन और कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने का शक्ति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है भारत विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने का शक्ति प्राप्त हुआ था। 1892 की कुछ अन्य मुख्य विशेषताएं जान लेते हैं, जैसे कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है 1892 में हुई थी, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। और जैसे हो गया 1909 की बात कर लेते हैं, जैसे लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड के भारत के राष्ट्र सचिव थे, और मिंटो जो थे वाइसराय थे। लॉर्ड मार्ले भारत के सचिव थे और मिंटो जो थे भारत के वाइसराय थे। और प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे, और द्वैत शासन जो है समाप्त कर दिया गया था 1935 में और लागू किया गया था 1919 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 में। 1935 में जो है भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। और अभी बताए थे द्वैत शासन प्रणाली को 1935 एक्ट के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। उस समय जो है 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के समय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं है? तो बता दें कि कैबिनेट मिशन जो है 3 सदस्यीय मिशन थी। एक थे स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि संस्थापक थे, उन्हीं के नाम पे जो है कैबिनेट मिशन का रखा गया था। स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन जो आया था वो स्टेफर्ड क्रिप्स के नाम पे था। और उसके बाद फिर जब क्रिप्स मिशन था, पहले जो है संविधान सभा का जो निर्माण के लिए है कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था सबसे लास्ट। लेकिन उससे पहले क्रिप्स मिशन आया था जो कि वो सफल नहीं रहा,
और स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा ही क्रिप्स मिशन लाया गया था। उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन आया था। तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे? एक थे पैथिक लॉरेंस, एक स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एक बी अलेक्जेंडर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो थे विलियम वुड वो नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। 6 इंग्लिश है। कह रहा है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज टू लेजी टू वॉक। ही इज टू लेजी टू वॉक। इसका क्या हो जाएगा? ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट वॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफर करने के लिए कह रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्म करने के लिए कह रहा है इस सेंटेंस को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? मतलब इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें अंतरिम गठित जो सरकार थी, अंतरिम सरकार बनाई गई थी, उसमें कौन ये जो है नाम नहीं था? कौन इसमें 4 में नाम नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन। ये जो थे ये अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। बाकी राजगोपालाचारी थे ही थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कानून मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भी मंत्री थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे, हाँ खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। और राजगोपालाचारी की बात करें तो ये शिक्षा मंत्री थे, राधा कृष्णा नहीं थे। बात कर लेते हैं। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या 33 थी और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित चुने गए थे और अस्थायी जो थे सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी तो जिक्र किए थे। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें कि संविधान निर्माण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे पहला संविधान सभा की पहली बैठक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? अभी पॉलिटी से क्वेश्चन चल रहा है स्टार्टिंग में। पॉलिटी से है जो अभी थोड़ी मुख्य जानकारी देते हैं। बिहार पुलिस का जो एग्जाम होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के द्वारा लगभग 14 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर 9 से 10 क्वेश्चन मिलेगा आपको पॉलिटी से, फिर ज्योग्राफी से 7 से 8 क्वेश्चन मिलेगा, और फिर इकोनॉमिक्स से भी संभवतः 6 से 7 क्वेश्चन। पहले तो इकोनॉमिक्स कम पूछता था, अब ज़्यादा पूछने लगा है। 6 से 7 8 क्वेश्चन रहता है। और इसके बाद फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अगर बात कर लेते हैं तो तीनों मिला के 20 से 22 क्वेश्चन रहता है। और फिर अब ये मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग तीनों मिला करके बाकी 100 हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस, ये तीनों जो है, पॉलिटी हिस्ट्री तो अलग अलग सब्जेक्ट हो गया, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 6 क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी ज़्यादा पूछ देता है। केमिस्ट्री में वही 4 से 5 क्वेश्चन, ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं पूछता है। और फिर फिजिक्स की बात करें तो उसमें 5 से 7 क्वेश्चन रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है दोस्तों? नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 भी नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में बता देते हैं। संविधान जो है अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन आपको बता दें कि संविधान के कुछ अनुच्छेद थे जो बहुत पहले ही, जिसे 24 नवंबर 1949 को जब परिवर्तित कर दिया गया था, 24 जनवरी 1949 को जो है लागू किया गया था, उस समय जो है मतलब कुछ अनुच्छेद जो है वो लागू हो गया था। जैसे कि कौन कौन अनुच्छेद थे? तो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 79, 80, 88, 191, 92, 93 ये जो है 24 नवंबर 1949 को ही प्रवाहित कर दिया गया था। और बाद बाकी जितने भी अनुच्छेद बचे थे वे सभी 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारत की संविधान कब लागू की गई थी, अगर उसमें से ऑप्शन रह गया कि 24 जनवरी 1950,
24 नवंबर 1949, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 ये अगर ये भी ऑप्शन में रहे और 24 नवंबर 1949 भी ऑप्शन में रहे तो राइट आंसर हो जाएगा 24 नवंबर 1949, क्योंकि कुछ अनुच्छेद जो है वो पहले ही स्टार्ट हो गए थे, लागू हो गए थे। बात कर लेते हैं 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का स्थापना की घोषणा किया था। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। 10 है हिंदी। स्वर संधि के प्रकार है। स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। एक होता है दीर्घ, प्लुतु, हर्ष। पहला क्या कह रहा है? हर्ष संधि, हर्ष स्वर संधि। स्वर संधि जो है वो इसके 3 भेद होते हैं, दीर्घ, प्लुत और तीसरा हर्ष। पहला है दीर्घ। दीर्घ देखिए क्या कहता है। दीर्घ स्वर क्या कहता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है, जैसे आ, ई, ए, आय, ओ, ये सब है दीर्घिकार। और उसके बाद फिर प्लुत है। इसका क्या हो जाएगा? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर मूल स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। ये प्रायः दूर से पुकारने के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे किसी चिल्ला के जिसको बोला जाता है, पहले अक्षर पे जोर लगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। और उसके बाद फिर तीसरा हर्षु स्वर। हर्षु मतलब वही जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मैथ है, इसका अलग सेशन करेंगे जैसे ही पटना पहुंचेंगे। दोस्तों आपको एक वीडियो में जितने मैथ का क्वेश्चन सेट का बचा हुआ है सभी का क्वेश्चन जो है एक वीडियो में हम लाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1891 में जन्म हुआ था, मृत्यु 1956 में हुआ था। बता दें कि जन्म जो है 14 अप्रैल को हुआ था और उनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था, इंदौर शहर में। और बाबा साहब जो है वो कानून मंत्री बने थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी वही थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। भारत का संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। संघात्मक व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं कि जैसे संयुक्त अमेरिका से जो है क्या क्या लिया गया था। तो जैसे मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनराविलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, ये सब जो है कहाँ से लिया गया है? वो अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग और निर्वाचित राष्ट्रपति ये सब जो है वो कहाँ से? तो कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और ब्रिटेन की बात कर लेते हैं जो कि यूके, यूनाइटेड किंगडम का आता है। ब्रिटेन की बात कर लेते हैं तो वहाँ से क्या क्या लिया गया है? तो संसद के जो जितने भी शासन प्रणाली होते हैं, संसाधमक प्रणाली वो हो गया। एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, स्वतंत्र मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सब जितने भी हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व की जो भाषा है वहाँ से आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है समवर्ती सूची दिया गया। बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, जैसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया और भी क्या क्या चीज़ है। तो प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान वो तो है ही। उसके बाद केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन ये भी है। उसके बाद फिर वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सब जितने भी हैं कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो बात कर लेते हैं सोवियत संघ की। तो सोवियत संघ मतलब जो रसिया था पहले, सोवियत संघ से पहले, तो वहाँ के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य का प्रावधान,
मूल कर्तव्यों की प्रस्तावना में न्याय और आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श, ये सब जो है सोवियत संघ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? समुद्री व्यापार के संबंध में कारताज व्यवस्था का जो उपयोग है वो किसके द्वारा किया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली के द्वारा। पुर्तगाली के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। संयुग्म भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 518 ईस्वी में। संयुग्म भारत 518 ईस्वी में भारत आया था। और भी भारत बहुत सारे जो कि ह्वेनसांग, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और फिर जैसे इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। फाहियान आया था भारत। ये सारे जो है वो लेखक आए थे भारत। तो जैसे ये ह्वेनसांग जो है वो 629 में आया था। नालंदा जिला में जो स्थित नालंदा विश्वविद्यालय है उसका अध्ययन करने आया था और भारत से बौद्ध ग्रंथ को जो है एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इत्सिंग जो आया था वो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसके जो है भारत के समय भारत का वर्णन किया था इत्सिंग, 7वीं शताब्दी के अंत में जो भारत आया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखिए मैथ है, इसको अलग सेशन में करेंगे। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर कह रहा है गणतंत्र का सही विलोम शब्द क्या है? गणतंत्र का सही विलोम शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजतंत्र। गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उस कांड से प्रभावित होकर के जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी अंग्रेज को। जैसे और बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए और भी बात कर लेते हैं जैसे कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जो है जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां फायर कर दी थी। वो जो हो रहा था विरोध सभा था वो सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा था उस बाग में, तो उसी को है वहीं पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया था। और बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग के, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है महात्मा गांधी केसरे हिंद की उपाधि को जो है वो लौटा दिया था और जमनालाल बजाज ने भी राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिवेशन में जो है मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता का प्रावधान किया गया था। बात कर लेते हैं कराची अधिवेशन की अध्यक्षता नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने किया था। कोलकाता अधिवेशन 1917 में हुआ था, उसका जो प्रथम महिला अध्यक्ष थे अनिल बेसेंट थे उस अधिवेशन के। और कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता जो है प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू ने किया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। 21 कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, मतलब एक ट्रांसलेशन है उसको हिंदी करना है। कह रहा है ही यूज्ड टू विजिट दिस प्लेस, ही यूज्ड टू विजिट टू प्लेस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह इस जगह पर आया करते थे।
वह इस जगह पर आया करते थे, वह इस जगह पर आया करते थे। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाई एडिंग द, कह रहा है कि इसमें जो मतलब एडिंग द सन, कह रहा है कि नीचे जो 4 ऑप्शन है उसको ऐड करना है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 22 का कलेक्ट, कलेक्शन, एडिंग द कलेक्शन। TION से कौन सा वर्ड बनेगा, कलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, एडिंग द कलेक्शन। सफिक्स सन से कलेक्शन शब्द का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कह रहा है। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोचीन, कोची पे जो है पहली यूरोपीय बस्ती जो है स्थापित किया गया था। बात कर लेते हैं 1505 में जो है फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनकर आया था। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना 1498 में हुआ था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना 1498 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये 1857 के रिलेटेड क्वेश्चन शायद है। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ था और उस समय मीर कासिम के नेतृत्व में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे मीर कासिम ने 1760 से 1763 तक जो है बंगाल का नवाब बना था। और 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव जो कि 1757 बंगाल के जो है प्रथम गवर्नर बने थे रॉबर्ट क्लाइव। वही 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि करवाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वुड्स डिस्पैच को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 26। देखिए क्या कह रहा है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया है। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। और बता देते हैं कि लिटन ने रिचर्ड अस्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की जो है स्थापना किया था। पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। लॉर्ड मेयो के द्वारा जो 1872 में कृषि विभाग की स्थापना किया गया था। बात कर लेते हैं डलहौजी के। तो डलहौजी को भारत के रेलवे का जनक कहा जाता है। और लॉर्ड हार्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। 27 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा मेयो। लॉर्ड मेयो के जो है शासनकाल में उनकी हत्या की गई थी। लॉर्ड मेयो की शासनकाल बता दे तो 1869 से 1872, 1869 से 72 इसका शासनकाल था। और 72 में जो है मृत्यु हो गई थी 1872 में अजमेर में जो है 1872 में उनकी मृत्यु चाकू मार के कर दी गई थी। और अजमेर में जो है वो कॉलेज की स्थापना किया था। अजमेर कॉलेज की स्थापना 1872 में किया था। भारत में अंग्रेजों के समय जो है प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था भारत में। लेकिन स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। 28 का निम्नलिखित में से किस शहर को एपर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोम शहर को। रोम शहर को जो है
एटर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है। रोम जो है इटली देश की राजधानी है। इटली की राजधानी रोम है, जो कि यह है यूरोपीय संघ की एक सदस्य देश है। रोम की अगर भाषा की बात कर ले तो यहाँ लैटिन भाषा चलता है और वो ग्रीक यूनानी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी है दोस्तों। क्या कह रहा है हिंदी? कह रहा है नैतत्व में संधि विच्छेद होगा। नैतत्व जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ने जोड़ एतत्, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, ध्यानमग्न में कौन सा समास है? ध्यानमग्न में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसको जो है आप लोग निरंतरता बार बार समास संधि ऐसा पढ़ते रहिए। इस तरह का क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि कौन सा कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा। रिवीजन नहीं रहेगा तो आप लोग भूल जाइएगा, इसलिए हिंदी व्याकरण आप लोग पढ़ते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं 31। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एमेंडसन जो था दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। दक्षिणी ध्रुव जो है पृथ्वी का सबसे दक्षिण छोर पर है और ये जो है अंटार्कटिका के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पृथ्वी ग्लोब का जो सबसे दक्षिण की दिशा में कौन सी है, तो वो है अंटार्कटिका। उसी तरह दक्षिण ध्रुव जो है वो पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम छोर है, इसे अंटार्कटिका के नाम से भी जाना जाता है वहाँ के। बात कर लेते हैं, अपर्णा कुमार जो है माउंट एवरेस्ट जो है फतह करने वाली पहली पुलिस अधिकारी बनी है। पुलिस अधिकारी की बात करें तो अपर्णा कुमार जो है पहली महिला पुलिस अधिकारी बनी है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली। और बात कर लेते हैं 1901 में अमेरिकी नागरिक रॉबर्ट पियरे और उनका दल विश्व के पहले अन्वेषक थे जो कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था कौन? तो अमेरिका, उसके बाद रसिया, उसके बाद फिर चाइना, उसके बाद फिर नहीं, उसके बाद इंडिया। हाँ चाइना, उसके बाद इंडिया। पता नहीं पहले इंडिया था चाइना, हमको थोड़ा कंफ्यूज, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत के प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काजीरंगा असम में है। असम की राजधानी दिसपुर। काजीरंगा जो असम में स्थित है, एक सिंग वाला गंडा के लिए जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान तो वो है गुजरात में। उसके बाद फिर दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल की बात करें तो दामोदर घाटी परियोजना जो है वो दामोदर नदी पर स्थित है। और उसके बाद बात कर लेते हैं बराकर नदी पर। तिलैया बांध जो है, तिलैया बांध जो है हजारीबाग जिले में स्थित है, वो बराकर नदी के तट पे है। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं कोनार बांध, तो ये जो है कोनार नदी पर स्थित है। ये बोकारो जो है, बोकारो मतलब झारखंड के अंतर्गत आता है। विद्युत संयंत्र के लिए बहुत ही उपयोग होता है। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो विद्युत संयंत्र, स्टील प्लांट नहीं सॉरी, बोकारो विद्युत संयंत्र के लिए जो है बहुत ही लाभदायक उपयोग में आता है ये कोनार बांध। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी की बात कर लेते हैं तो राइन नदी। व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है, जो कि 1770 फीट ऊंचाई पर एंडरसन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है न्यूयॉर्क प्रांत के पूर्वी हिस्से में बहने वाली एक नदी है। बात कर लेते हैं डेन्यूब नदी, मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। यह जो है जर्मनी के काकेवन के पहाड़ों से जो है निकलती है और कस्बे के पास शुरू होती है, फिर दक्षिण पूर्व को बहती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है फॉर्म अ न्यू वर्ड बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट सफिक्स गिवन बिलो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंट। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब विकास। डेवलप में क्या जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? मेंट, डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं 36 क्या कह रहा है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है।
केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोचीन बंदरगाह अरब सागर और हिंद महासागर समुद्री मार्ग पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ से मुख्य रूप से चाय, कॉफ़ी, मसाले जो है ज़्यादा निर्यात होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है। 37 मैथ है, इसको अगले सेशन में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में, अलग सेशन में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2.4% जो है भारत का विश्व क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का है। और बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो रूस हो जाएगा। और भारत की अगर बात करें तो भारत 7वां स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में। सबसे बड़ा कौन है? रूस। देखिए आइए 1 नंबर से हम लोग देखते हैं, कम से कम 7-8 तक देख लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा? रूस। दूसरा हो जाएगा कनाडा। तीसरा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और फिर चौथा हो जाएगा चाइना। फिर 5वां ब्राज़ील। फिर 6ठा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 7वां हो जाएगा भारत जो अपना देश है। उसके बाद 8वां नंबर में की बात करें तो कभी कोई पूछ लेता है, अर्जेंटीना हो जाएगा ये 8वां नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 39 देखिए क्या कह रहा है। भारत राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात की। सर्वाधिक लंबी तटरेखा जो है गुजरात की है। जो एक कच्छ की खाड़ी होती है, एक मन्नार की खाड़ी है, दोनों जो खाड़ी है इससे गुजरती है तटरेखा गुजरात की। सबसे लंबी तटरेखा वहीं की है। जो उसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो हो जाएगा लगभग 7,500 कुछ किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर के लगभग जो है समुद्र तट की लंबाई है। भारत की जितने भी समुद्र तट की लंबाई, समुद्र की तट की कुल लंबाई जो है 7,516 किलोमीटर है। ये कुल लंबाई है, ऐसा नहीं कि खाली गुजरात की, टोटल की लंबाई है। और बात कर लेते हैं दूसरी सबसे लंबी तटरेखा गुजरात के बाद तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश की जो सटे हुए है, ये बंगाल की खाड़ी से सटती है आंध्र प्रदेश की जो सीमा है तटरेखा राज वो। और सबसे छोटी इकाई की बात करें तो गोवा जो हो जाएगी, ये अरब सागर से सटती है, इसकी रेखा है, इसकी सीमा अरब सागर से सटती है, सबसे छोटी तटरेखा। और बात कर लेते हैं कि भारत के जो कितने ऐसे राज्य हैं जो कि तटीय राज्य से संबंधित है, तटीय रेखा से संबंधित है, तटरेखा से संबंधित है। तो ये हो जाएगा भारत के 9 राज्य। देखिए कौन कौन है। इधर से एक तरफ से देखते चलते हैं। क्या हो जाएगा? गुजरात के बाद क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के बाद क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा, पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया, देखिए एक ऊपर से चलते हैं, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद फिर गुजरात पहले हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, उसके बाद फिर कर्नाटक हो गया, उसके बाद फिर केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद फिर आपको आंध्र प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद फिर बंगाल हो जाएगा। ये हो गया 9 राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कौन सा है 40 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगर बात करें कि भारत की जो ये है मतलब कि जो ये है मतलब ज़मीनी स्तर की अगर बात करें तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी की एक कोई है, कन्याकुमारी की मतलब जो है वहाँ हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें 4 डिग्री चैनल, 4.6 डिग्री चैनल की अगर बात करें तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार के एक द्वीप पे स्थित है। इंदिरा पॉइंट वो जो है सबसे दक्षिणतम है। लेकिन अगर जमीनी मतलब कि भूस्थलीय की बात करें तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी का एक मैदान है वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका नाम देखिए दोस्तों हम भूल रहे हैं, थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 41 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है ही टीचेज इंग्लिश मतलब वह इंग्लिश पढ़ाता है। क्या कह रहा है इसका कह क्या रहा है? ही टीचेज इंग्लिश का क्या कह रहा है? क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अच्छा ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए कह रहा है। देखिए ऑप्शन में सब पैसिव वॉइस के जैसा लग रहा है। पैसिव वॉइस मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंग्लिश इज टाउट बाय हिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 राज्य कब है? कर्क रेखा जो है स्टार्टिंग से आप लोग देख लीजिए, स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा कर्क रेखा की, तो इधर से गुजरात से लेकर के एकदम बिल्कुल पूर्वी राज्य पे समाप्त कर देना है। तो जैसे कि एक से लेकर के उधर लेफ्ट जो कि पश्चिम
से चलते हैं। पहला क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, फिर राजस्थान, फिर बीच में आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद फिर झारखंड हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ये है 8 राज्य। और कर्क रेखा ऐसा है जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्या करा, अर्थशास्त्र के जनक कौन कहलाता है, अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ। 43 का क्या हो जाएगा, सी। एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के जनक हैं। और बता दें कि एडम स्मिथ की जो है और भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जैसे राष्ट्रों का संपदा, और एक है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। द इनविजिबल हैंड, ये भी हो जाता है द फिलोसफर्स। द इसेंशियल एडम स्मिथ, ये खुद के नाम पे एक पुस्तक लिखा गया है, और एक हो जाता है द फिलोसफर। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था है किस तरह का अर्थव्यवस्था है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है। इससे पहले वाला जो सेट था उसमें एक क्वेश्चन आया था अर्थव्यवस्था का कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर हो जाता, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और बात करें अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था वो किस तरह का है, तो वो है पूंजीवादी। अगर बात करें रसिया की अर्थव्यवस्था तो वो हो जाएगा समाजवादी। लेकिन भारत की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो विकासशील के संदर्भ में हम लोग टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 45। देखिए क्या कह रहा है, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश कौन कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजीवादी और राष्ट्रवादी। जैसे ए और बी, चाइना जो हो जाएगा, रसिया हो जाएगा। अभी हम आपको बताए थे कि समाजवादी करके था रूस, और पूंजीवादी भी है लेकिन ज़्यादातर समाजवादी। लेकिन अमेरिका की अगर बात करें तो वो ज़्यादा समाजवादी के रूप की तरफ है, ज़्यादा पूंजीवादी की तरफ है। समाजवादी अमेरिका में वो जो है अर्थव्यवस्था नहीं देखने को मिलता है उतना, इसके कारण इसका आंसर ए और बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्या कह रहा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति। भील जनजाति जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील जनजाति जो है वो लगभग 2-3 राज्यों में पाया जाता है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब हो गया। ये सब जो है सीमावर्ती क्षेत्र में जो है निवास करती है भील जनजाति, और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। बात कर लेते हैं संथाल की, तो ये संथाल जो है सबसे ज़्यादा जो है झारखंड से संबंधित है। हजारीबाग, पलामू, रांची, धनबाद आदि प्रांत में जो है संथाल जनजाति है। मोपला जो है ये केरल में हो जाएगा। मोपला की अगर बात करें, इसमें ऑप्शन में नहीं है लेकिन मोपला के बारे में बता देते हैं, ये केरल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्या कह रहा है, क्रय शक्ति क्षमता पीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान जो है वो क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। निम्न में से कौन सी ऐसी भाषा है जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी भाषा। 8वीं अनुसूची में जो है 8वीं अनुसूची में भाषा की जो चर्चा है उसमें कश्मीरी, नेपाली और सिंध की जो है चर्चा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अभी वर्तमान में जो है 22 भाषा जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है वो 22 भाषा जाना जाता है, 22 भाषा का उपयोग होता है, राष्ट्रीय भाषा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों। 49 देखिए क्या कह रहा है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दिया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। भारतीय नेपोलियन का जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह उपाधि उसको BS स्मिथ के द्वारा दिया गया था। किसको दिया गया था, BS स्मिथ। आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, BS स्मिथ के द्वारा दिया गया था। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिसेन की अगर बात करें तो समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था, हरिसेन। और हरिसेन प्रयाग जो है प्रयागप्रस्ती के लेखक थे, वो एक लेखक थे। प्रयागप्रस्ती जो ये है पुस्तक है, उपन्यास है, वो उसके लेखक कौन थे, हरिसेन। बात करते हैं कि गुप्त काल का कविराज जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त काल का कविराज भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए, और हर्षवर्धन अगर आ गया तो हर्षवर्धन क्या है, वर्धन वंश के संस्थापक थे, और ये है वर्धन वंश के संस्थापक थे हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही हैनसंग भारत आया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्या कर रहा है, अरे यार क्या हो गया, सिट कहाँ चला गया जी।
हाँ ये है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। नीति आयोग जो है भारत के मानव विकास की रिपोर्ट के बारे में जानकारी जारी भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है नीति आयोग। बात कर लेते हैं नीति आयोग। तो नीति का जो फुल फॉर्म होता है क्या हो जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में अगर बात करते हैं तो भारत के प्राइम मिनिस्टर को जो है नीति आयोग का अध्यक्ष माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। नीति आयोग का जो गठन है तो गठन इसका 2015 में हुआ था। इसका डेट जो लगभग है वो जनवरी में शायद हुआ था, 1 या 2 1 जनवरी को जो है गठन इसका हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। 51 देखिए क्या कह रहा है। 15 कह रहा है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश जो है वो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। बात कर लेते हैं मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक की। तो ये जो है इसके यूएनडीपी द्वारा जो है 1990 में जारी किया गया था मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक। और अगर बात कर लेते हैं भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है कब आए थे? ये 2002 अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए इंग्लिश है क्या कह रहा है। यू फिल इन द ब्लैंक्स हैव टू परफॉर्म दिस आस्क सीरियसली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यू आउट टू, मतलब आप जो यू आउट टू परफॉर्म दिस लास्ट सीरियसली, आप जो लास्ट वाला जो ये किए थे परफॉर्म किए थे उससे आप बाहर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय बहुत ही भारत की अर्थव्यवस्था दयनीय था। 1 मिनट दोस्तों, फिर से कॉल आ गया किसी का। हाँ तो हम लोग कौन सा नंबर पे थे दोस्तों? अभी पता है एक कोई आर्मी थे, ठीक है, आर्मी के जो जवान थे वो अभी कॉल किए थे। वो पूछ रहे थे कि हमको आगे की तैयारी करनी है तो हम ऑनलाइन क्लास कैसे करें। तो अभी एक दूसरे मेरे नंबर पे जो दिया गया है वो जो वीडियो में आपको दिखता है वो वाला नंबर, उसी पे कॉल आया था। तो अभी हम उनको अच्छे से बताए हैं कि किस तरह से आपको जुड़ना है। देखिए जॉब करने के बाद भी वो पढ़ाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो बिहार एसआई की तैयारी करना चाह रहे हैं ज्ञान बिंदु से, तो ऑनलाइन क्लास लेकर के। तो अभी उनको हम सारा प्रोसेस बता दिए कैसे परचेज करना है। अभी वो पता नहीं परचेज किए हैं कि नहीं, वो तो अब वो जाने। चलिए हम लोग इधर देखते हैं। 53 क्या कह रहा है क्वेश्चन। 53 कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनमोहन सिंह को। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, ठीक है। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर ले तो अभी निर्मला सीतारमन है फिलहाल में, तो निर्मला सीतारमन है। और उस समय कौन थे? तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और बात कर लेते हैं उस समय, तो भारत के आर्थिक उदारीकरण के जो शुरुआत हुआ था 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। और उस समय जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव, और उस समय जो है वो तत्कालीन वित्त मंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अभी बात कर देते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो ये कौन थे? राज्यसभा के सदस्य थे। भारत के उदारीकरण की शुरुआत जो हो गई थी दोस्तों, वो हुआ था जैसे कि भारत की जो उदारीकरण की शुरुआत अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार बनाने के उद्देश्य से किया गया था, और सेवा उन्मुख और निजी और विदेश व्यापार, विदेश निवेश की भूमिका विस्तार करना इनका लक्ष्य था। और बता दें कि मनमोहन सिंह को 1956 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एडम स्मिथ पुरस्कार दिया गया था। 1987 में मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और फिर 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक जो है पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के काल पर वित्त मंत्री के रूप में काम किए थे। 1991 से 1996 5 साल के ये फाइनेंस मिनिस्टर में काम किए थे। आर्थिक सुधार का श्रेय भी इनको दिया जाता है, इसीलिए इनको भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है। अभी तक सबसे सफल फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दोस्तों। 54 क्या कह रहा है? 54 कह रहा है वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र। राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख क्षेत्र होता है वो सेवा क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र। बात कर लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का आधा से अधिक जो है भाग सेवा क्षेत्र के अधिकार में आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब तो टॉप मॉडरेट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए सब क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, मैलाकाइट एक खनिज है। मैलाकाइट एक खनिज है, मैलाकाइट जो है एक खनिज है।
तो माइलाकाइड को किससे संबोधित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Cu। Cu से माइलाकाइड कॉपर, माइलाकाइड जो है एक कॉपर है, इसको कॉपर कहेंगे, कॉपर। माइलाकाइड कॉपर को जो है वो एक खनिज है। माइलाकाइड एक तांबा कार्बोनेट ऑक्साइड खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cu2 होता है, CO3 और OH2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बता दें कि सबसे पहले का प्रयोग जो है तांबा का हुआ था। मानव के द्वारा सबसे पहला धातु का प्रयोग तांबा ही हुआ था, तांबा धातु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्या कह रहा है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। क्लोरीन का जो है प्रयोग किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखिए, बारूद मिश्रण होता है, बारूद जो बनता है वो किस किस का मिश्रण होता है ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नाइटर और सल्फर और चारकोल। ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नाइटर, सल्फर और चारकोल का जो है मिश्रण से बारूद का निर्माण होता है। बात कर लेते हैं, सल्फर और चारकोल ईंधन के रूप में जो है कार्य करता है। RDX का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? इसका थोड़ा टेढ़ा नाम है, देखिए हम थोड़ा इसको याद तो नहीं है लेकिन हम एक पॉइंट में करके साइड में लिख करके रखे, देखिए हम इसको पढ़ते कितना बड़ा नाम है। इसका नाम है साइक्लोट्री मेथाइल देखिए शुरू से पढ़ते, देखिए भूल गए फिर। साइक्लोट्री मेथाइल लेट्रिन ट्रेमाइन, ये है RDX का नाम। कितना बड़ा नाम है दोस्तों इसका, एक शब्द में नाम है, इतना बड़ा नाम रहता है RDX का। ऐसे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है इसका RDX। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है? किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है रंग हवा में फीका हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में जो है इसकी उपस्थिति के कारण जो है पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है। थोड़ा लैंग्वेज में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, इसको आप लोग मैनेज करते चलिएगा, फिर बाद में हम उसको समझा ही देते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द प्रीडिकेट इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। देखिए क्या कह रहा है? स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है जब भी किसी वाक्य में प्रेडिकेट चुनना हो तो सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट का पता लगाइए। प्रेडिकेट चुनने के लिए सबसे पहले क्या पता लगाना चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पता हमेशा कौन लगाता है? हु, मतलब कि कौन, मतलब कौन लगा रहा है, ये सब। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स बचेंगे सारे क्या माने जाएंगे? सभी प्रेडिकेट माने जाएंगे। तो यहाँ पे स्वीट सब्जेक्ट है और बाकी सब क्या है? स्वीट जो है वो सब्जेक्ट और बाकी सब है प्रेडिकेट। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे चुनना था क्या? प्रेडिकेट। तो स्वीट के बाद जितने आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी हो जाएगा प्रेडिकेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखिए दोस्तों, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए तो यह था सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का जो है प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा करने के लिए। चलिए देखिए होता कैसे बताते हैं। विमानों, देखिए ये सब जो हवाई जहाज होता है ना, सिल्वर आयोडाइड या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है विमानों के उपयोग करके बादलों के साथ फैला दिया जाता है। कृत्रिम वर्षा के मौसम में बदलाव लाने के लिए ऐसी प्रक्रिया जो है बादलों के इच्छानुसार जो है वर्षा कराई जा सकती है। जहाँ बारिश करानी होती है वहाँ पर हवा पर विपरीत दिशा में इसका छिड़काव किया जाता है। और देखिए आरंभ कब किया गया था कृत्रिम वर्षा? तो 22 अगस्त 2017 को जो है कर्नाटक सरकार ने जो है बेंगलुरु में कृत्रिम वर्षा की जो है वर्षाधारी परियोजना का आरंभ किया था सबसे शुरू में कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं 61 तो मैथ है दोस्तों। 62 देखिए 62 क्या कह रहा है? लाल चींटियों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? लाल चींटियों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल जो होता है वो लाल चींटियों में मौजूद होता है। आइए कुछ और भी बात कर लेते हैं, जैसे इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल इमली में, नींबू में साइट्रिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, दूध में हो जाता है लैक्टिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। तंबाकू खाने और सड़क पर थूकने से प्रदूषण उत्पन्न हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु। तंबाकू खाने और सड़क पर थूकने से वायु प्रदूषण, वायु यहाँ पे हो जाएगा, वायु प्रदूषण उत्पन्न हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं तंबाकू के बारे में। जैसे कि तंबाकू की अगर बात करें तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है और तंबाकू का जो सबसे ज़्यादा सेवन कहाँ हो जाता है? चीन में, दूसरा भारत में।
तंबाकू की अगर बात करें तो भारत में तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, राजमुंद्री जिले में। राजमुंद्री, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर संभवतः राज्य ही पूछता है। औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 64। 64 क्या कह रहा है दोस्तों, जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक सही शब्द क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलचर। 65 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए ये हिंदी था। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को परमाणु के नाभिक खोज के लिए जो है जाना जाता है। मैडम क्यूरी की बात करें तो रेडियो सक्रियता, मैडम क्यूरी की बात करें तो रेडियम सक्रियता के जो खोजकर्ता जनक है वो कौन है? मैडम क्यूरी। और बता दें कि मैडम क्यूरी को जो है भौतिकी के खोज के लिए शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए जो उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और रेडियो सक्रियता का सिद्धांत जो है हेनरी बेक्रेल के द्वारा दिया गया है। रेडियो सक्रियता के सिद्धांत, अच्छा खोज किया था मैडम क्यूरी ने, लेकिन सिद्धांत दिया था हेनरी बेक्रेल। तो आप लोग को ये दोनों भी याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं 66, देखिए क्या कह रहा है। 66 कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा जो है पृथ्वी के आयु का अनुमान लगाया जाता है। इसे जीवाश्म की आयु जो है कार्बन 14 या कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। वृक्ष की आयु को ज्ञात करने के लिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी का प्रयोग करता है। इसके तहत वार्षिक वलय को गिनते हैं। प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिंच ब्लेड से किया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अरे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम डेटिंग। चलिए कभी कभी थोड़ा नींद आने लगता है तो कुछ न कुछ से कुछ बोला जाता है दोस्तों, इसके लिए आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, पेट के एक्सरे में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? रात को इस सेट बना रहे हैं ना, इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, पेट में एक्सरे में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोरियम। बोरियम जो है एक्सरे में बोरियम धातु का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाता है। 68 क्या कह रहा है, देखिए पारा के रूप में भी जाना जाता है। पारा के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जाएगा क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर किधर है? हाँ सी, ऑप्शन नंबर सी, पारा के रूप में क्विक सिल्वर के रूप में जाना जाता है। बात कर लेते हैं क्विक सिल्वर की, तो हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर ये चांदी का इसका है, और क्विक सिल्वर जो है वो पारा का रूप है। बात कर लेते हैं जर्मन सिल्वर, तो ये मिश्र धातु है, तांबा जस्ता और निकेल। जर्मन सिल्वर जो होता है, ये जर्मन सिल्वर जो की बात करें तो ये मिश्र धातु के रूप में तांबा जस्ता निकेल का है। और पारा को जो है क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से ही जाना जाता है, ये तो है ही। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो पारा को लोहे के बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि यह लोहा के साथ अमलगम नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देखिए दोस्तों क्या करा, बड़ा नींद आता है। पटना में रहते हैं तो नींद नहीं आता, लेकिन यहाँ पे तो इतना नींद आ रहा है कुछ खाने का नहीं। थोड़ा सा पढ़ाई करें, नींद पे नींद, नींद पे नींद। बहुत मुश्किल से सेट बनाना पड़ रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या कह रहा है, नेल पॉलिश रिमूवर में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसीटोन। एसीटोन नेल पॉलिश जो है रिमूवर में किसका प्रयोग किया जाता है? एसीटोन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेजी यात्रा करता है? ध्वनि जो है किस माध्यम से सबसे तेजी यात्रा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धातु। ध्वनि जो है धातु में जो है ध्वनि का वेग सबसे सर्वाधिक होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उनके बाद द्रव में, उसके बाद फिर भी लास्ट में गैस में होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है। 71 कह रहा है लेंस की शक्ति को किस में मापा जाता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डायोप्टर जो है उससे मापा जाता है। 72 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अवरक्त या इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 75, बाकी तो कुल मैथे था। 75 कह रहा है ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो है डी, मर्क्यूरिक एसिड और आर्गन गैस। आर्गन गैस तो पता ही था, ये मर्क्यूरी ऑक्साइड जो है
मर्क्यूरिक ऑक्साइड और ऑर्गन एस जो है ये दोनों डाला जाता है ट्यूबलाइट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये रीजनिंग है। 77 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रहार एक है। प्रहार एक है, क्या है प्रहार? तो प्रहार जो है वो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। इसे ही प्रहार का जो है नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं। भारतीय सेना ने उड़ीसा के चांदीपुर से सतह मार करने वाली कम से कम दूरी जो है सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार का जो है सफल परीक्षण कर लिया है। उड़ीसा के सरकार ने मद्रक जिले में स्थित व्हीलर द्वीप के नाम को बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 78 देखिए 78 क्या कह रहा है। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड टेलर के द्वारा जो है हाइड्रोजन बम का विकसित किया गया था। अगर बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की खोज, तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और बात कर लेते हैं जैसे फ्रीज स्टेट्समैन और ऑटो हॉर्न, ये दोनों जो है मिल करके एटम बम का जो है खोज किया था, लेकिन मुख्य रूप से ऑटो हॉर्न को माना जाता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो ये भी हो सकता है आंसर। अब हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 79 प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्घ्य से संबंधित है। श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। मूल रूप से प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग जो है दृश्यमान सीमा में रंग तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में अंतर का कारण यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। बिजली के एक चमक के बाद ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गड़गड़ाहट होता है। बिजली के चमक के बाद ध्वनि को क्या कहा जाता है? गड़गड़ाहट। ये एक प्रकार का रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था। ये भी देखिए रीजनिंग है, इसको बाद में करेंगे, बनाने में समय लगेगा, जल्दी से इसको खत्म करना है। और मैथ और रीजनिंग का सेशन एक सेशन में हम लोग लाएंगे, जितने भी छूटे हुए बच रहे हैं जो। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए दोस्तों, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में इसका विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये भी तो रीजनिंग है, ये भी इसकी बहस क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 84 निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जोसेफ लिस्टर को जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। बात कर लेते हैं। जोसेफ लिस्टर एक ब्रिटिश सर्जन था और चिकित्सा वैज्ञानिक था, जो एंटीसेप्टिक सर्जरी के संस्थापक और निवारक दवा के रूप में भी इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जैसे कि इधर नाम दिया गया है रॉबर्ट कोच का। रॉबर्ट कोच के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट कोच कौन था? तो ये टीबी और कोलेरा के बैक्टीरिया को खोज करने वाला था। और बात कर लेते हैं जोनास साल्क, ये भी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पोलियो ड्रॉप की खोज जो है जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 देखिए। 85 के कारण निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु हृदय है जहां ऑक्सीजन युक्त रहित रक्त मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप। जितने भी सरीसृप हैं उसके जो है सरीसृप में जो है मिश्रित हृदय होता है जहां ऑक्सीजन युक्त रहित रक्त मिलता है। जैसे कि इसमें एक नीला और आलिंद होता है, यह मछलियों में ज़्यादा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन वंशानुगत रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकेमिया। वंशानुगत रोग कौन कौन? थैलेसीमिया भी है, हीमोफीलिया और रंग दृष्टिहीनता, ये भी है। ल्यूकेमिया जो है वंशानुगत रोग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 87 क्या कह रहा है? मानव नेत्र के निम्नलिखित जीवित ऊतकों में से किसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया में नहीं होती है। कॉर्निया जो है प्रोटीन और कोशिकाओं से बना होता है। ऊतकों का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कीट जो है एपिस मेलिफेरा को आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी के रूप में जाना जाता है एपिस मेलिफेरा।
और बात कर लेते हैं जैसे किट सैंड फ्लाई, तो ये जो हो जाएगा कालाजार से संबंधित है। घरेलू मक्खी, इसके बीमारी टाइफाइड हो जाएगा। उसके बाद टाइफस बुखार, ये बेडबग कीट के द्वारा होता है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिनकेस बीमारी जो है सीसी मक्खी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एमआरआई के काम के मुख्य आधार बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। मानव शरीर में हाइड्रोजन एमआरआई का काम का मुख्य आधार बनाता है। एमआरआई का फुल फॉर्म जो होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जो कि चुंबकीय आनंद इमेजिंग इसका हिंदी अर्थ है। शरीर के किसी भी हिस्से से विस्तृत चित्र बनाने के लिए शरीर के प्राकृतिक चुंबकीय गुणों का उपयोग करता है। इमेजिंग उद्देश्य के लिए जल और वसा में प्रचुरता के कारण जो है हाइड्रोजन नामिक का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। देखिए इंग्लिश है, क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइस गिवन बिलो। सुटेबल वर्ड मतलब सिनोनिम्स। आई नीड, सुटेबल वर्ड सिनोनिम नहीं, सुटेबल मतलब यहाँ ये वाक्य पे जो है कौन सा सुटेबल वर्ड सूट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू वॉश। आई नीड टू वॉश माई कार, मैं अपने कार को जो है वॉश करना चाहता हूँ। टू वॉश भी संभव है, यहाँ पे वॉशिंग भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 91। 9 क्वेश्चन और बचा दोस्तों, जल्दी खत्म करते हैं इसको। चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बिलो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वाय। सी का क्वा हो जाएगा, जैसे लजालू। आगे बढ़ते हैं 92। निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु में जो है माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। आमतौर पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो है कैसी कोशिकाएं हैं? प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के संरचना होते हैं, जैसे जिन्हें क्या कहा जाता है? मार्जिनल कहा जाता है, जो कोशिकाओं के भीतर विभिन्न कार्य करता है। सभी प्रेस्टिड कवक पादप और प्राणी जो है यूकैरियोटिक के उदाहरण होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। विश्व का प्रथम क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में जो है सबसे प्रथम क्लोन भैंस का जो है सर्वप्रथम जन्म भारत देश में हुआ है। और बात करते हैं पहला क्लोन का, जैसे नाम स्वरूप जन्म फरवरी 2009 के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में हुआ था, मध्य प्रदेश करनाल। पहला क्लोन भेड़ का नाम जो है डॉली था, डॉली। ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि पहला क्लोन भैंस का नाम क्या था, तो डॉली आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये भी, बीट कपास, गोल्डन चैनल, व्हीट वैगन सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं, ये सभी जो है अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है। क्वेश्चन नंबर 95। जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है ये कारण किस बीमारी के कारण मतलब कि किसके कारण जो है ये होने वाली बीमारी है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर विषाणु के द्वारा जो है ये होने वाली है। आगे बढ़ते हैं 96। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैस्ट्रीन। 97 देखिए क्या कह रहा है, मॉडल वर्ब के साथ प्लूरल वर्ब भी1 का प्रयोग करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ही विल डैश हिज स्टडीज इफ ही गेट्स फ्रॉम पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये मैथ है। क्वेश्चन नंबर 19। मानव के कान में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 हड्डी होती है, यानी 3 जोड़ा पाई जाती है। 3 जोड़ा कौन कौन हो जाती है? देखिए एक हो जाता है इनकस, एक हो जाता है स्टेपिस जिसको कहते हैं, एक हो जाता है मेलियस। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 100 और ये टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। यदि लाल रक्त कोशिकाओं को अशुद्ध जल में रखा जाता है तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रा में वृद्धि और फटना। चलिए आई होप आप लोग को ये टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन टेस्ट नंबर 20 में। धन्यवाद सभी लोगों का।
मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।